डायनामिक मेथड डिस्पैच आज हमने स्टडी करना है। तो टॉपिक टाइटल से भी आइडिया हो रहा है कि ये किस टाइप का टॉपिक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म की बेस है और समहाउ रिलेटेड है ओवरराइडिंग से। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, डायनामिक और स्टैटिक नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। स्टैटिक होती है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चेंज ना हो रही हो, वो स्टेबल हो, जबकि डायनामिक ऐसी है जो कि रन टाइम पे चेंज हो रही हो। ठीक है, तो मेथड फंक्शन और डिस्पैच करना किसको कहते हैं, एक तरह से यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होता है डिस्पैच के। हम अक्सर कहते हैं ना कि योर शिपमेंट हैज़ बीन डिस्पैच्ड, कि शिपमेंट डिस्पैच हो गई है और इतने दिनों में जो है वो इसका कोई रिव्यू आपने देना है, दे दें, इतने दिनों में मिल सकती है आपको। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो वहाँ पर यूज़ होता है वही यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। यानी डिफरेंट टाइप के आपके पास मेथड्स होंगे किसी भी क्लास में। अब वो मेथड मल्टीपल क्लासेस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन सब का नेम जो है वो सेम होगा। गौर से सुनिएगा बात, मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है, विद द सेम नेम, बट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्लासेस। यानी डिफरेंट क्लास के अंदर वो डिफरेंट जो है वो सॉरी, डिफरेंट क्लास के अंदर उसका डिफरेंट वेरिएंट है। ठीक, तो जो रन टाइम पे होगा आपका फंक्शन, वो डिसाइड करेगा कि कौन से मेथड ने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, रन टाइम पे डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन है, जो डिफरेंट क्लासेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनका नेम सेम है, आप रन टाइम पे देखोगे कि कौन से फंक्शन का कौन सा वर्जन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाओ और फिर उन ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस से एक्सेस करो। ठीक है, ओवरराइडिंग जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने स्टडी किया था कि हम फंक्शन लिखते हैं पेरेंट क्लास में भी, चाइल्ड क्लास में भी। तो वो फंक्शन एक्चुअली में होते कैसे हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन हैं, उनका नेम बिल्कुल सेम होता है, उनका सिग्नेचर भी सेम होता है, और वो फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट क्लासेस में एग्जिस्ट करते हैं, और वो हम फिर उनको अकॉर्डिंगली सेम नेम और सिग्नेचर की वजह से हमारे लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि रन टाइम पे कौन सा वेरिएंट कॉल होगा। ठीक है, ओवरराइडिंग तो ये होती है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब डायनामिक मेथड डिस्पैच एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल होगा रन टाइम पे। ठीक है, यानी अगर मल्टीपल क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं जिनके सेम नेम है और जिनका सेम सिग्नेचर है, तो वो रन टाइम पे पता चलता है कि कौन सा वर्जन उसका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी हमें नहीं पता कि कौन सा वर्जन रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि रन टाइम पे एग्जीक्यूट आपने उसको कैसे करना है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप स्टोर करवा रहे हो और किस टाइप के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप उसको एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होगा आपका रन टाइम पर, वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा या कौन से ऑब्जेक्ट की वजह से वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो ये डिसाइड कौन करेगा, उस वक्त डिसाइड होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देखोगे कि भाई ये किस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ एक्सेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये क्लिप आर्ट जो भी यूज कर रहे हैं, इस क्लिप आर्ट को बंद करें। डायनामिक मेथड डिस्पैच के अंदर इसकी एग्जांपल को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आप मल्टीपल टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स लोगे, सॉरी मल्टीपल टाइप्स के फंक्शन लोगे। टाइप्स के फंक्शन से मेरा मतलब ये है कि मल्टीपल क्लासेस हैं लेकिन हर क्लास में फंक्शन का नेम और उसका जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? तो डायनेमिक मेथड डिस्पैच के अंदर हम ये देखते हैं, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीचर है जावा का,
जो ये बताता है कि रन टाइम पे कौन से वाला फंक्शन किस क्लास का एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो कंपाइलर पे काम करना शुरू करते हैं। मैं 2-3 क्लासेस पहले ये एग्जांपल आप देख लें। इस एग्जांपल को आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपको हो सकता है कंपाइलर पे काम करने की जरूरत भी ना पड़े। असल में हुआ ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ये जो प्रोग्राम हम देखेंगे ना, इसका आपको आउटपुट पता होगा कि ये क्या आउटपुट देता है, लेकिन उस टॉपिक का नेम नहीं पता कि किस टॉपिक के अंदर हम ये चीज स्टडी कर रहे हैं। तो इस वक्त सिर्फ ज्वाइन कीजिएगा कि टॉपिक को और उसके कॉन्सेप्ट में क्या रिलेशनशिप है, किसकी वजह से हम उसका नाम रखते हैं। अच्छा, ये है आपके पास एक छोटी सी क्लास, क्लास ए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है। ठीक है, ये है आपके पास क्लास ए। ये क्या है? क्लास ए। क्लास ए के अंदर सिर्फ एक फंक्शन है जिसका नाम है void call me। मैम आपकी आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है, बिल्कुल ना आने के बराबर है। अभी भी स्लो है? आप जरा अपने फोन का माइक भी चेक कर लें, सॉरी स्पीकर भी चेक कर लें। हो सकता है आपके स्पीकर का इशू हो, क्योंकि मैं रोज यही हेडफोन सेम मैम लैपटॉप अभी से ठीक आ रही थी, एडजस्ट। अभी मसला आ गया, बिल्कुल आप ना आने के बराबर है कुछ। अच्छा, अगर बाकी सब तो ऑडियो ठीक। सुनो तो आपकी वॉइस सुनो तो मैम सही आ रही है, इनका कनेक्शन स्लो होगा, सही नेट आ प्रॉब्लम। रही है। अच्छा चलें, ठीक है। ये है आपकी एक क्लास, क्लास ए। क्लास ए के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन है जिसका नाम है void call me। ठीक है, क्या नाम है इसका? कॉल मी। इसकी रिटर्न टाइप है void। अगर हमने यहाँ पर ओवरराइडिंग करनी है तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि हमने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, इसी क्लास का सब क्लास बनानी है। ठीक है, फिर उसके अंदर भी हमने सेम फंक्शन का नेम लिखना है। ऐसा ही है, किस किस को इतना पता है? क्योंकि आपको ये पता है डायनामिक मेथड डिस्पैच में भी ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। तो ओवरराइडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास है उसका आप एक चाइल्ड बनाते हो। ठीक है, चाइल्ड आप मल्टीपल भी बना सकते हो, आप एक भी बना सकते हो, और फिर उसी चाइल्ड के अंदर आप सेम फंक्शन नेम सेम सिग्नेचर के साथ दूसरा मेथड लिखते हो, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप थोड़ी बहुत चेंज कर देते हो, लेकिन उनका नेम और सिग्नेचर बिल्कुल सेम होता है। राइट, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। ये रही आपकी क्लास ए, ये है क्लास बी। दोनों के अंदर सेम फंक्शन है जिसका नाम है void call me। अब एक थर्ड क्लास होगी जो है क्लास सी, और उसके अंदर भी सेम फंक्शन है जिसका नाम है void call me। सब डिफरेंस कहाँ पर आता है? वो ये है कि हर एक क्लास के अंदर जो फंक्शन है, उस फंक्शन का आपने लिखा हुआ इनसाइड एज कॉल मी, इनसाइड बीज कॉल मी और इनसाइड सीज कॉल मी। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एल एन के अंदर जो स्टेटमेंट है दैट इज द ओनली डिफरेंस। राइट, अब उसके बाद डायनामिक मेथड डिस्पैच की आप एक मेन क्लास बना रहे हो, उसके अंदर आपने क्या किया? ए का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बी का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम दिखाए बगैर आप लोगों से एक जनरल सा क्वेश्चन करती हूँ, ये देखने के लिए कि आप में से कितनों को आइडिया है कि ये कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है कि इस टॉपिक के अंदर या जनरली जावा के अंदर आप जब कॉल करते हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ, तो वो कौन सा फंक्शन कॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है ना, ए इक्वल्स टू न्यू ए, यानी ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। राइट, ऐसा ही है। ए आर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर जो है वो एक और ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? ए क्लास का ही। ठीक है, ये तीनों तो आपने सिंपली ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ना, ए का ऑब्जेक्ट है, बी का ऑब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो इसका क्या मतलब है? ए आर, ये किसी को पता है? यानी ये भी इस वक्त आपने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया है आर। ठीक है, जो किस टाइप का है? जो ए की टाइप का है। ठीक है, यानी उसकी क्लास टाइप कौन सी है? उसकी क्लास टाइप है ए। समझो बात? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया है आर जिसकी टाइप है ए। जो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो नहीं बना, ऑब्जेक्ट उस वक्त इनिशियलाइज होता है जब आप उसके साथ न्यू को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अभी तक आपने न्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया, न्यू नहीं बना, इसका मतलब है कि ये जो है ये अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बना प्रॉपर, ये सिर्फ रेफरेंस है। ठीक है, जब आप न्यू यूज करते हो इसका मतलब है स्पेस रिजर्व हो जाएगी मेमोरी में, और इसको पता होगा ऑलरेडी कि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसी के रेफरेंस से हमने इस क्लास को एक्सेस करना है।
अगर मैं करूंगी a डॉट void call me, a डॉट call me, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? और अगर मैं a, मैम हमारे पास जो एक क्लास के अंदर है, अगर यहाँ पर देखें नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आर क्या है? आर किस टाइप का है? ये एक ही टाइप का है, ठीक है। और अगर मैं करूँ आर डॉट कॉल मी, तो तब क्या कॉल होगा? क्या कॉल मैम होगा? एक का उस्मान कुछ बोल रहे हैं, आप रिपीट करें प्लीज। मैम एक ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा। ए का ऑब्जेक्ट कॉल होगा? नहीं, मैं ए डॉट आर डॉट कॉल मी कर रही हूँ। ये वाला आर है, आर डॉट कुछ नहीं है। कॉल मी, ये वाला कॉल मी। मैम कुछ नहीं होगा मैम, क्लास ए का जो क्योंकि है यहाँ वो नहीं रेफरेंस होगा। है सिर्फ। पहले शुजात आप बताएं, फिर मैं उस्मान से पूछती हूँ। क्या कह रहे हैं शुजात आप? मैम आर सिर्फ रेफरेंस है एक क्लास टाइप का, हाँ जी, और ये कॉल नहीं होगा, कोई भी आपके फंक्शन कॉल ख्याल नहीं में होगा। कोई भी फंक्शन कॉल नहीं होगा। जी उस्मान आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? मैम क्लास जो एक वो कॉल हो जाएगी। जी जो मैम ए क्लास रेफरेंस ए क्लास का है ना, तो फिर जो ए क्लास है वो कॉल हो जाएगी। अच्छा, एक क्लास कॉल होगी। दोनों आंसर्स मैंने सुन लिए। अब मैं आपको एक और ऑप्शन देती हूँ। अगर यहीं पर मैं ऐसे करके कोई स्टेटमेंट लिखूं, आर इक्वल्स टू ए, अब इसका क्या मतलब है? और फिर अब करूं इसका मतलब है कि ए आर डॉट कॉल मी, के इक्वल हो गया, ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनाया है ए का वो आर के इक्वल हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप करते हो r इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त a का जो रेफरेंस है वो स्टोर कर रहे हो किसके अंदर? r के अंदर, आर ठीक है। और फिर अगर आप करोगे r डॉट कॉल मी, तो तब क्या कॉल होगा? मैम तब से एक कॉल होगा ना। कौन सा फंक्शन कॉल होगा? किस क्लास का कॉल मी कॉल होगा? एक क्लास का फंक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है, ये a क्लास का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें, अगर मैं इसी प्रोग्राम के बाद ये स्टेटमेंट मैंने लिखी, इसके बाद मैं लिखती हूँ r इक्वल्स टू b, ठीक है। अब उसने क्या किया है? b का रेफरेंस स्टोर किया है, b का रेफरेंस स्टोर किया है, और फिर मैं करती हूँ r डॉट कॉल मी, तो अब क्या होगा? पी का फंक्शन कॉल होगा। फिर अब भी एक b फंक्शन क्लास कॉल का होगा। फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं दोबारा करती हूँ, इसी रेफरेंस को अपडेट कर रही हूँ मैं, r इक्वल्स टू c, ठीक है, और फिर r डॉट कॉल मी करती हूँ, तो वो किसका फंक्शन कॉल करेगा? सी का। वो c का फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। c क्लास का जो कॉल मी फंक्शन है वो कॉल करेगा। अब अगर आप इन तीनों फंक्शंस को देखें, तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को शायद ये आउटपुट पहले का ही पता होगा कि अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाएं तो ये आउटपुट होगा। लेकिन हम इसको डिस्कस करें एक टॉपिक के अंदर, डायनेमिक मेथड डिस्पैच। उसका मतलब ये है कि रन टाइम पे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल होता है। हमें पहले से नहीं पता कि भाई इसका यही ऑब्जेक्ट और यही कॉल होगा। उसका रीजन ये है कि जब आप न्यू कीवर्ड यूज करते हो ना कहीं पर, तो उसको कंपाइलर को पहले से पता चल जाता है कंपाइल टाइम पे ही कि ये किस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, ठीक है। जब भी आपने न्यू कीवर्ड यूज किया, तो मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो गई है। मेमोरी में जो स्पेस रिजर्व हुई है, उस स्पेस के अकॉर्डिंग उसको पता चल जाता है कंपाइल टाइम पे ही कि किस क्लास का फंक्शन कॉल होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ये हुआ है कि आपने जो आर रेफरेंस लिया हुआ है ना, इस रेफरेंस को आप हर दफा अपडेट कर रहे हो। पहले आपने किया ए आर, फिर आपने किया आर इक्वल्स टू ए, फिर आर इक्वल्स टू बी, और फिर आपने किया आर इक्वल्स टू सी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यानी रन जी टाइम मैम। पे आप डिसाइड कर रहे हो कि किस क्लास का फंक्शन कॉल होगा,
इससे पहले आप कंपाइल टाइम पे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपने जिस वेरिएबल के साथ कॉल कर रहे हो, जिस रेफरेंस के साथ कॉल कर रहे हो, वो हर दफ़ा अपडेट हो रहा है। वो पहले ए के साथ अपडेट हो रहा है, फिर वो बी के साथ अपडेट हो रहा है और फिर वो सी के साथ अपडेट हो रहा है। और चूंकि आर किसी का भी प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसका मतलब ये आपने न्यू वेरिएबल का यूज़ करते हुए उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ रेफरेंस स्टोर किया है। इस वजह से वो डायनामिकली रन होगा और वो रन टाइम पे बताएगा कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस टॉपिक का मकसद सिर्फ ये था। क्या मकसद था? सिर्फ ये मकसद था कि बाज़ औक़ात जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और ओवरराइडिंग हो रही होती है, तो हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर अगर किसी रेफरेंस के थ्रू हम किसी फंक्शन को एक्सेस करें, तो वो रन टाइम पे हमें बताता है कि कौन सा फंक्शन एक्सेस होगा। जैसे इस केस में यहाँ पर आपने सिर्फ ए आर लिखा था, रेफरेंस बनाया था, इसको प्रॉपर आर को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था कि आर ऑब्जेक्ट है ए क्लास का या आर ऑब्जेक्ट है सी क्लास का या बी। आपने ये क्लैरिफाई नहीं किया था। आपने सिर्फ बताया था कि ये ए टाइप का एक रेफरेंस है आर, बस मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया। फिर मैं अपनी मर्जी से हर जगह पे उसको डिफरेंटली इनिशियलाइज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आर को ए के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पर मैंने आर को बी के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पर मैंने आर को सी के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज किया। और हर दफ़ा जब मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट से उसको इनिशियलाइज किया, तो उसने एक डिफरेंट वेरिएंट के फंक्शन को कॉल किया, डिफरेंट फंक्शन के वेरिएंट को कॉल किया। राइट? इतना समझ में आ गई आपको बात? अब इस टॉपिक का नाम क्या है? डायनामिक मेथड डिस्पैच। यानी जावा का एक बहुत पावरफुल फैक्टर है ये, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वो रन टाइम पे पता चलेगा। आप किसी रेफरेंस की मदद से आप सिर्फ फंक्शन को एक्सेस करते हो। जी सिबतुल्लाह, आपने कोई क्वेश्चन है आपका? जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, मसलन हम अगर एक प्रोग्राम के अंदर सब ऑब्जेक्ट्स को जो है एक ही रेफरेंस देते हैं, तो क्या ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं फिर जो है कॉल होंगे उसमें? ऑब्जेक्ट्स नहीं कॉल हो रहे यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है। आपने सिर्फ फंक्शन कॉल किया। जी मैम। रेफरेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट को असाइन किया है। हर दफ़ा उस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने की वजह से फंक्शंस के डिफरेंट वेरिएंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है मैम, रेफरेंस तो यहाँ पे सेम है ना, जी। तो इसकी वजह से फिर सारे फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे? रेफरेंस सेम है, रेफरेंस डिफरेंट हो रहा था। एक दफ़ा वो ए का रेफरेंस ले रहा था, एक दफ़ा वो बी का रेफरेंस मींस कि एक दफ़ा ए क्लास का ऑब्जेक्ट था, फिर दूसरी दफ़ा बी क्लास का ऑब्जेक्ट था और तीसरी दफ़ा सी क्लास का ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल उसी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंट आई, उसको आपने सिर्फ डिक्लेयर किया, फिर एक दफ़ा आपने अपनी मर्जी के लिए उसको यूज़ किया i = 5 और यहाँ पर आपने i ++ प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने सेम जो था वेरिएबल उसको लिया, इंट i जो था उसी i को आपने इक्वल कर दिया 10 के, राइट? और फिर आपने i को कर दिया ++। फिर नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, i वही वाला i जो आपने ये डिक्लेयर किया हुआ है, इस i को आपने ले लिया 15 के इक्वल और फिर i ++ करके i की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। यानी वेरिएबल आपने एक ही रखा है, ठीक, उसकी हर दफ़ा अपनी मर्जी से एक डिफरेंट वैल्यू आपने उसको असाइन की है और फिर अपनी मर्जी से डिफरेंट वैल्यू असाइन करने के बाद आपने इंक्रीमेंट करके रिजल्ट शो कर दिया है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है। रेफरेंस स्टार्ट में आपने उसको ए क्लास का लिया है, डिक्लेरेशन करते वक्त आपने बताया कि ये ए क्लास का रेफरेंस रखेगा अपने पास, ठीक, और हर दफ़ा आपने उसको इनिशियलाइज अपनी मर्जी के ऑब्जेक्ट से किया है। अपनी मर्जी के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करने के बाद आपने कॉल मी को कॉल किया, तो उसने उस ऑब्जेक्ट की कॉल मी को ही कॉल किया। अब लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने एक फंक्शन बनाया था, एक क्लास ली थी और क्लास के अंदर जब मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करी थी तो मैंने सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को कॉल किया, तो उसने डायरेक्ट सुपर क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया। जब मैंने सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल किया तो उसने डायरेक्ट सब क्लास के ऑब्जेक्ट को उसके साथ एक्सेस किया। तो समझाने का मतलब या समझाने का मकसद ये है कि ये टॉपिक हमने पहले से इसका बिहेवियर देखा हुआ था कि हाँ ये ऐसा होता है, लेकिन आज हम उसको बाकायदा स्टडी कर रहे हैं किसी टॉपिक के अंदर और वो टॉपिक है डायनामिक मेथड डिस्पैच। जी क्वेश्चन है कोई तो पूछें, 10 मिनट्स रह गए वरना हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? मैम इसका क्या फायदा होगा हमें? इसका फायदा पॉलीमॉर्फिज्म में होगा। बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके आता है अपने साथ, जैसे कि
यहाँ पर देखिए हमने डिस्कस किया है स्टार्ट में ही कि ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर यूज होगा। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा टॉपिक है जावा का जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, और उसका मतलब ये है कि आपने बनाया हुआ एक ही क्लास को होता है और आप उससे डिफरेंट शेप्स बना रहे होते हो। टॉपिक के नेम से पता चल रहा है पोली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फ्स मीन्स शेप, ठीक है, यानी मल्टीपल शेप्स। सेम स्टफ से आप मल्टीपल शेप्स डिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इधर कहीं होगा। Dynamic method dispatch is important because this is how Java implements runtime polymorphism. ये एक स्टेटमेंट भी है, अगर आप इसको देखना चाहें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों हम इस टॉपिक का फ़ायदा है या क्यों हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे स्टडी करते हैं कि वो उस वक्त हमारे काम के नहीं होते, लेकिन वो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट किसी टॉपिक की बेस होते हैं। अगर यही वाली चीज़ हम वहाँ पर भी डिस्कस करते ना, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। उस टॉपिक को आप एक ही नाम देते। यहाँ पर होता ही है, मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो हम मल्टीपल टॉपिक्स को चंक्स में डिस्कस करते हैं, और जब वो टॉपिक एक्चुअल में हमारे पास आता है तो हमने उसकी मोस्टली चीज़ें पहले से पढ़ी होती हैं। जैसे आप देखें डायनामिक मेथड डिस्पैच में भी सारा कुछ ओवरराइडिंग का ही था, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हम डिफरेंट रेफरेंसेस स्टोर कर रहे थे और वो ऑटोमेटिकली उनको कॉल कर रहा था। अब पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप प्रैक्टिकली कोई काम करते हो, मतलब प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो, तो उसमें ये यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 2:30, लेकिन उससे पहले मुझे आप थोड़ा गाइड करें, क्योंकि 50% आपको पता है जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो उसमें से आपका जो है वो मार्क्स लगेंगे, ठीक। तो वहाँ पर तो हमारे पास काफ़ी कुछ है स्कोरिंग करने के लिए, लैब्स के स्कोर हैं, जो आपकी असाइनमेंट की या जो टास्क मिलते होते थे, मेरे पास वो शीट मौजूद है और उसमें काफ़ी मतलब मैं मार्जिन है कि 50 मार्क्स हम आराम से उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इशू जो आ रहा है वो रिमेनिंग 50 मार्क्स का आ रहा है, तो उसके लिए मेरी आपको सजेशन ये है कि आप मुझे एटलीस्ट 10 या 15 मार्क्स का कोई प्रोजेक्ट करके दे दें। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं, इतना आप कर सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, हमने अभी तक नहीं इतना स्टडी किया या हम इसकी बेस पे प्रोजेक्ट कोई नहीं कर सकते, तो फिर इसके लिए मुझे इवैल्यूएट ही करना पड़ेगा आपके जो पेपर्स हैं या क्विज़ेज़ हैं। इसका ना प्रोजेक्ट का आपको लॉन्ग टर्म में भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से आप सोचें, बेशक आज का दिन लें और फिर मुझे बता दीजिएगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी।